गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। नवीन राजस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। हम बेटा चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे विद्युत धारा। विद्युत धारा में मैंने आपको दो प्रश्न दिए थे बेटा। पहला जो प्रश्न था वो था प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। मैंने दो चीज़ पूछी थी बेटा, इसमें परिभाषा भी पूछ ली, साथ में मात्रक भी पूछ लिया। तो प्रतिरोधकता आप जानते हो ना बेटा, जैसे मैंने अभी क्लियर कराया था आपको, के बराबर RA/L, यदि A बराबर 1 वर्ग मीटर, L बराबर 1 मीटर, तो K बराबर क्या आया था बेटा, R। ये पहले मैंने लास्ट लेक्चर में क्लियर कराया था, जो पढ़ा था आपने कल। तो यहाँ से डेफिनेशन भी बताई थी आपको कि यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर है और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तो उस चालक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता है वो उस चालक तार के प्रतिरोध के क्या होगी, बराबर होगी। यानी दोनों राशियाँ बराबर हो जाएंगे। फिर आता है मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या आता है इसका, ओम मीटर। रटना नहीं है आपको, अभी बनाना सिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ से देखो R, A और L। R का क्या है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। आप जानते हो एरिया यानी क्षेत्रफल का क्या होता है, वर्ग मीटर। वर्ग मीटर। जिसे मीटर स्क्वायर, और लंबाई क्या जाएगी, मीटर। आप अब कभी भूल भी जाओ ना तो इस तरह बना सकते हो, बनाने का तरीका बता रहा हूँ मैं। इस कंडीशन में आप देखोगे कि 1 मीटर से मीटर कट जाएगा और आपके पास जो मात्रक बचेगा वो क्या आएगा, ओम। इसको आप ढंग से लिख लीजिएगा, क्योंकि कल मैंने आपको मात्रक जो बताया था वो डायरेक्ट लिखाया था, क्योंकि याद करने के हिसाब से। आज इसको मैंने एक्सप्लेन भी कराया कि जो मात्रक है वो कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। मान लो कल को आप भूल जाओ तो आप बनाकर भी आंसर दे सकते हो। तो एक बार इसको उतार लो आप बेटा। अब ये लिखने के बाद सेकंड आ रहा था तार के प्रतिरोध की निर्भरता, और वो भी किसके आधार पर, ताप के आधार पर। ताप के आधार पर अगर अपन इसको देखें तो मैंने बताया था कि जो चालक पदार्थ है, कॉपर है, चांदी है, सोना है, इनका जैसे जैसे ताप बढ़ेगा प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाएगा। कुछ मिश्र धातु बताई थी जैसे कांस्टेंट वगैरह, मैग्नीन, उनका कोई डिपेंड ही नहीं करता। यानी डिपेंड का मतलब है थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है पॉइंटों में, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में मैंने कहा था आपसे, वहाँ उल्टा था, ताप बढ़ा था तो प्रतिरोध क्या हुआ था, कम। टुकड़े अर्धचालक पदार्थ भी तो कहते हैं इसी गुण के आधार पर। इसके बाद एक नया टॉपिक हम चालू कर रहे हैं बेटा, वो है प्रतिरोधों का संयोजन। पहले इसको इरेज कर देते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन।
प्रतिरोधों का संयोजन जो एक टॉपिक है, इसका अर्थ क्या है पहले वो समझ लीजिएगा आप। आपके घरों में लाइट है, सबके लाइट है। आज के युग में सरकार ने हर गांव-गांव तक, हर ढाणी तक लाइट पहुंचा दी है। लाइट है तो पंखा भी है, टीवी भी है, कूलर भी है, फ्रिज भी है, बल्ब भी है, सारी चीज़ें हैं। तो हम घर की फिटिंग कराते हैं तो क्या होता है कि मेरे को जिस कमरे में बैठ के टीवी देखनी है, मैं उसी टीवी का बटन ऑन करता हूँ, उसी का फ़ैन ऑन करता हूँ, बाकी सारी लाइटें क्या रखूँगा मैं, स्विच ऑफ। टीवी का देखना है तो टीवी का बटन ऑन किया, मैं टीवी देख सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि उसमें बल्ब का भी स्विच ऑन करूँ या एसी का भी स्विच ऑन करें या पंखे का भी स्विच ऑन करें, ऐसा कुछ नहीं है। जो उपकरण आपको काम में लेना है उसी उपकरण के बल्ब को आप स्विच ऑन कीजिएगा, बटन को ले सकते हो। इसके विपरीत घरों में शादियों में जब अपन डेकोरेशन कराते हैं तो डेकोरेशन में देखा होगा बेटा आप लोगों ने कि यदि कोई भी एक बल्ब जो आती है ना, वो डिजाइनिंग वाली, वो झल्लरें आती है बड़ी बड़ी, एक बल्ब भी ख़राब हो जाता है तो पूरी की पूरी जो लाइट की डेकोरेशन है वो बंद हो जाती है। फिर इलेक्ट्रीशियन आता है, इलेक्ट्रीशियन वहाँ उस तार को कट करके दोबारा जॉइंट करता है तो पूरी लाइट फिर जलने लग जाती है। तो क्या आपके दिमाग में कभी विचार आया कि यार मैं जब कमरे में बैठा था तो मैंने टीवी का स्विच ऑन किया था, केवल टीवी देखी थी, मैंने तो पंखे का तो स्विच ऑन किया ही नहीं था, तो फिर टीवी कैसे चल गई बगैर पंखे के? अगर टीवी बगैर पंखे के चल सकती है तो यहाँ पर एक झल्लर के जो बल्ब थे, एक लाइट की डेकोरेशन में जो एक साथ जुड़े हुए थे, एक के खराब होने से सारे बंद क्यों हो गए? क्या इफेक्ट है? क्या यूनिटी बना रखी है क्या लोगों ने? ऐसा नहीं है बेटा। ये जो फ़र्क है वो किसका है? संयोजन का है। किसका फ़र्क है? संयोजन का है। यानी दो प्रकार के संयोजन होते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। ये दो प्रकार के होंगे बेटा। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। ये हो गए दो अलग अलग संयोजन हो गए। ये जो समांतर क्रम संयोजन है ये हमारे घरों में काम आता है। घरों में जो विद्युत की जो फिटिंग होती है, लाइन जो होती है, वो किस क्रम में होती है? समांतर क्रम संयोजन में। और श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है वो कौन सा आता है? सजावट। उत्सवों पर जो सजावट करवाते हैं ना अपन, वो सजावट किस क्रम में की जाती है? श्रेणी क्रम में। तो यहाँ से दोनों प्रश्न क्लियर हुए आपको कि घरों में जो विद्युत परिपथ है वो किस क्रम में है? समांतर क्रम संयोजन में। फिर ऐसा करते क्यों है कि समांतर क्रम संयोजन क्रम अलग अलग क्यों? एक जैसा ही कर लेना। नहीं बेटा, इसमें अलग अलग करने की आवश्यकता इसलिए है कि अगर हम समांतर क्रम संयोजन में करने के जो फायदे वो ये है बेटा कि इसमें ऐसा होता है कि धारा जो है ना, धारा वो बढ़ जाती है, डिवाइडेशन हो जाता है, अलग अलग तारों में बढ़ जाती हैं, लेकिन विभवांतर का मान सभी जगह समान रहता है। धारा बढ़ जाने के कारण अगर आप एक उपकरण को ही काम में लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सारे उपकरण के बटन भी आपको स्विच ऑन करने पड़े। तो इससे अपन विद्युत की बचत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विशेषता यही है कि आप जिस उपकरण को काम में लोगे उसी का स्विच ऑन करोगे, बाकी लाइट का स्विच ऑफ रहेगा। कोई ज़रूरी नहीं है। या जैसे मान लो आज का आपका एक बल्ब खराब हो गया तो ये नहीं कि रात भर तुम गर्मी में बैठे रहोगे या वहाँ पर दूसरा बल्ब फिट करो, रात में दुकान खुलवा के लाओ, ऐसा नहीं है।
लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है बेटा कि अगर आपको लाइट का आनंद लेना है तो जितने भी उपकरण श्रेणी क्रम संयोजन में हैं सभी को चालू रखना पड़ेगा। अगर आपने एक भी उपकरण बंद कर दिया तो सारे उपकरण अपने आप बंद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें धारा बढ़ती नहीं है बेटा, एक ही धारा जाती है सीधी। और एक भी उपकरण खराब हो गया या बंद कर दिया तो धारा वहीं रुक जाएगी, आगे धारा नहीं जाएगी। जब आगे धारा ही नहीं जाएगी तो बल्ब या कोई भी विद्युत उपकरण कैसे कार्य करेगा, नहीं कर पाएगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में सारे उपकरणों को चालू रखना जरूरी होता है। लेकिन फिर आप कहोगे सर ऐसा है तो फिर इसको यूज में क्यों लेते हैं? लो ही मत ना, लेना भी पड़ता है बेटा, क्योंकि शादी या कोई भी फंक्शन होता है तो हम चाहते हैं कि घर में ज़्यादा लाइटिंग हो, ज़्यादा चमक हो, ज़्यादा डेकोरेट लगे हमारा घर, उसलिए श्रेणी क्रम में काम आता है। क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा नहीं बढ़ती, धारा सीधी जाती है। और जब धारा का डिवाइडेशन नहीं होता तो एक साथ जितने भी उपकरण होते हैं सभी उपकरण को समान मान की, समान वैल्यू की धारा प्राप्त होगी तो सारे उपकरण अधिक से अधिक चमक उत्पन्न करेंगे। लेकिन समांतर क्रम में धारा बढ़ जाती है तो इसमें क्या होता है बेटा, अगर आपने एक उपकरण चालू कर दिया और एक के बाद दूसरा उपकरण चालू करोगे तो धारा बढ़ जाएगी और जो उसकी चमक है, जो कार्य क्षमता है, उसमें क्या आ जाएगी, कमी। उदाहरण के तौर पे जैसे आपका फैन चल रहा है, उसी में आना और बल्ब ऑन करना, बल्ब ऑन के बाद जैसे ही आप फ्रिज ऑन करोगे आप देखोगे कि बल्ब की चमक थोड़ी सी कम पड़ती है, थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, आपको फील हो जाता है कि फ्रिज चालू हो गया है। अगर किसी भाई ने कूलर चालू कर दिया तो देखना बल्ब की और रहेगा। मतलब आपको एक से दूसरे उपकरण जैसे ही आप स्टार्ट करोगे अपने आप आपको फील हो जाएगा कि और उपकरण लोड आ गया। लोड कहते हैं जैसे, वो लोड आने का कारण यही तो है, धारा आपका बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा खर्च हो जाती है। तो अगर चमक उत्पन्न करनी है तो श्रेणी क्रम यूज करना पड़ेगा, और लाइट की बचत करनी है तो समांतर क्रम आपको यूज करना चाहिए। तो घरों में जो विद्युत परिपथ होते हैं, यहाँ से प्रश्न निकलता है कि घरों में विद्युत परिपथ किस क्रम में होते हैं, समांतर क्रम में। शादी विवाह आदि उत्सवों पर घर की सजावट किस क्रम में की जाती है, श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले हम पढ़ना चाहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन कि श्रेणी संयोजन में होता क्या है। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है बेटा, एक तार दूसरे तार से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, इस तरह से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 तार सीधे जुड़ते जाते हैं। किस तरह से, मैं आपको एक डायग्राम से ज़्यादा स्पष्ट करूंगा बेटा। इसको मिटाते हैं नीचे वाले को, क्योंकि अब ये पहले पढ़ेंगे श्रेणी क्रम और बाद में पढ़ेंगे समांतर क्रम। श्रेणी क्रम का मैं एक डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। जैसे ये ले लिया आपने फर्स्ट वायर, ये ले लिया आपने सेकंड वायर, और ये ले लिया आपने थर्ड वायर। ये नंबर 3, ये नंबर 2 और ये ले लिया नंबर 1। आपने इधर से धारा भेज दी। देखो बेटा, अब आपको क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि ये तार जो फर्स्ट है, तार सेकंड के एक सिरे से यहां पर जुड़ा हुआ है, पॉइंट ए जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। दूसरा तार तीसरे तार से यहां पर जुड़ा हुआ है, पॉइंट बी। तो आपने क्या देखा कि वायर जो फर्स्ट है वो वायर सेकंड के केवल एक ही सिरे से जुड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसके दोनों सिरे, तार दूसरे के दोनों सिरे से जुड़ जाए, नहीं, पहला तार दूसरे तार के संपर्क में रहेगा लेकिन केवल एक सिरे के द्वारा, दोनों सिरे नहीं, सिर्फ एक। दूसरा तार का एक सिरा पहले तार से जुड़ा हुआ है तो दूसरे तार का जो दूसरा सिरा है वो तीसरे तार से जुड़ा हुआ है। ये नहीं कि दोनों सिरे मोड़ के मैं यहाँ जोड़ दूँ तो गलत हो जाएगा, श्रेणी क्रम नहीं रहेगा। श्रेणी का मतलब होता है पहले का एक सिरा दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से। यानी दो तार अगर जुड़ रहे हैं तो केवल एक ही सिरे पर जुड़ेंगे, दोनों सिरे उनके आपस में नहीं मिलेंगे। एक तार का एक सिरा एक से जुड़ेगा तो दूसरा किसी तीसरे से जुड़ेगा, ठीक है ना।
तो इस तरह से श्रेणी क्रम संयोजन होता है। इसमें इस संयोजन में, चलो पहले लिखा देता हूँ, लिख लो चलो। किस संयोजन में? श्रेणी क्रम संयोजन में। श्रेणी क्रम संयोजन में ये डायग्राम बना लेना ऊपर। पहले तार का दूसरा सिरा, पहले तार का जो दूसरा सिरा है पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से दूसरे तार के पहले सिरे से दूसरे तार के पहले सिरे से दूसरे तार का दूसरा सिरा दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे तार के पहले सिरे से पहले सिरे से क्या होता है बेटा? जुड़ा होता है। से जुड़ा होता है। श्रेणीक्रम संयोजन में पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे तार के पहले सिरे से जुड़ा होता है, और इस संयोजन को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ये इसका डायग्राम हो गया, ये इसकी क्लियरिफिकेशन हो गई। दोनों को लिख लें, क्लियर हो जाएगा इससे, डायग्राम से इसको क्लियर हो रहा है, लैंग्वेज एकदम ओके। उतारिएगा बेटा। इसके बाद नेक्स्ट, इसमें जो विशेषता बताई थी मैंने इसकी श्रेणी क्रम संयोजन की विशेषताएं, उसमें बताया था कि मैंने धारा का मान नहीं बढ़ता, लेकिन अलग अलग तारों पर विभवांतर क्या होगा? अलग अलग होगा। इसमें देखो श्रेणी क्रम संयोजन में जो प्रतिरोध का मान है वो क्या होगा, कैसे होगा परिवर्तन, वो मैं सिखाऊंगा। तो इससे संबंधित कुछ पॉइंट है मोस्ट, वो लिखा देता हूं मैं पहले आपको। इन मोस्ट पॉइंटों को लिखो श्रेणी क्रम संयोजन में, या इस संयोजन में लिख लो डायरेक्ट। इस कौन सा श्रेणी क्रम? इस संयोजन में परिपथ का परिपथ से अधिकतम प्रतिरोध इस संयोजन इस संयोजन में परिपथ से अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होता है।
इस संयोजन से अपन जो प्रतिरोध प्राप्त करेंगे वो कौन सा होगा? अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होता है जो परिपथ में लगे सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इस संयोजन में परिपथ से अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होता है जो परिपथ में लगे सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इस संयोजन में परिपथ से अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होता है जो परिपथ में लगे सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। जितने भी प्रतिरोध आपने लगाए हैं ना, उन सब की वैल्यू को प्लस कर दो, टोटल जो आएगा वही इस परिपथ का कुल प्रतिरोध कहलाएगा। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इसको यूज में लेते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस संयोजन में प्रवाहित धारा का मान इस संयोजन में प्रवाहित धारा का मान संपूर्ण परिपथ में एक समान रहता है। इसलिए श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन में बल्ब अधिक चमक उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना। इसलिए श्रेणी क्रम संयोजन में बल्ब अधिक चमक उत्पन्न करते हैं और इस संयोजन का उपयोग सजावट के लिए किया जाता है तथा इस संयोजन का उपयोग सजावट में किया जाता है। यही रीजन है सजावट में करने का, जिससे कि अधिक से अधिक चमक उत्पन्न हो सके। इस संयोजन में प्रवाहित धारा का मान संपूर्ण परिपथ में एक समान रहता है। इसलिए श्रेणी क्रम संयोजन में बल्ब अधिक चमक उत्पन्न करते हैं तथा इस संयोजन का उपयोग
सजावट में किया जाता है। अभी मैंने आपको पहला पॉइंट जो लिखाया कि परिपथ से अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होता है, तो इसका कैसे निकला, ये फॉर्मूला कैसे बनता है, तो अभी प्रयोग के द्वारा समझाएंगे। एक बार इसको अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। ये आपने लिख लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा बेटा, जो पहला पॉइंट है उसको प्रूव कर रहा हूं मैं। इसके लिए टॉपिक क्या आएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ का कुल प्रतिरोध। इसका टॉपिक बनेगा बेटा श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ का कुल प्रतिरोध। देखिएगा श्रेणीक्रम संयोजन में परिपथ का कुल प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए पहले आपको एक परिपथ बनाना होगा, एक सर्किट बनाना होगा। बनाइएगा इस तरह से 3 इस तरह से आप यहाँ वोल्ट मीटर लगाओगे। ये आपने वोल्ट मीटर लगा दिया है। ये प्लस सिरा हो जाएगा, ये माइनस सिरा। ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये कुंजी है। यहाँ से आप क्या भेज रहे हो, धारा। तो इसमें आपने देखा कि 3 चालक तार हैं जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 हैं, परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, जिनके मध्य उत्पन्न विभवांतर V1, V2, V3 परिपथ में प्रवाहित धारा का मान I 20 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है। श्रेणी क्रम में आपने एमीटर लगाया है और वोल्ट मीटर को आपने पार्श्व क्रम में लगाया है। तो लिखिएगा बेटा इसको चित्रानुसार। चित्र के अनुसार के लिए लिख देते हैं, जिससे कोई भी गड़बड़ी होती है लैंग्वेज में तो चित्र से क्या हो, कवर हो जाता है। चित्रानुसार 3 चालक तार परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। चित्रानुसार 3 चालक तार परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित है, जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 व चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न
विभवांतर V1 V2 V3 हैं तथा परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान सभी जगह एक समान आई है। तो आपने देखा कि प्रतिरोध अलग अलग है, विभवांतर अलग है, लेकिन धारा जो है वो सभी जगह क्या है, एक समान है। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से मैंने पढ़ाया था आपको बेटा V बराबर आई आर। आपको पता है कि I समान है, V चेंज हो रहा है, R चेंज हो रहा है, तो किस तरह बनेगा बेटा V1 बराबर आई आर वन, V2 बराबर आई आर टू और V3 बराबर आई आर थ्री। इसमें I का बंटवारा नहीं हो रहा, बंटवारा किसका हो रहा है, V का। तो V को जोड़ेंगे और किसके बराबर कर देंगे, जितनी वोल्ट की हमने बैटरी लगाई है। तो V बराबर V1 V2 V3, वैल्यू पुट करोगे बेटा IR1 IR2 और IR3। आपने देखा कि इसमें I कॉमन आ चुका है, तो अंदर आएगा R1 R2 R3 और इस I से ये I कट जाएगा, R बराबर R1 R2 R3। और मैंने यही कहा था आपसे कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो परिपथ से जो प्राप्त कुल प्रतिरोध है वो सभी प्रतिरोधों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ भी देखा आपने कि R की जो वैल्यू है, 3 प्रतिरोध लगाए थे, तीनों के वैल्यू को क्या किया है, इसमें प्लस किया है। दोबारा समझो, चित्रानुसार 3 चालक तार हैं, परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, जिनके प्रतिरोध पहले का R1 है, दूसरे का R2 है और तीसरे का क्या है, R3। पहले का R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3 है। उनके सिरों के मध्य जो विभवांतर है V1 V2 V3 और परिपथ में धारा सभी जगह एक समान। ओम के नियम से V बराबर आई आर आपने पहले पढ़ा था, ये वाला। तो V1 बराबर होगा IR1, V2 बराबर होगा IR2, V3 बराबर होगा IR3। इन तीनों को हम प्लस करेंगे, किसके बराबर करेंगे, V के। V बराबर V1 V2 V3, वैल्यू पुट करेंगे, I कॉमन आएगा, I से I कट जाएगा, R बराबर R1 R2 प्लस R3। एक बार इसको उतार लीजिएगा बेटा आप सभी। तो आप लोगों ने ये लिख लिया होगा बेटा, सब लोगों ने समझ में भी आ गया होगा। कल इसके बाद हम दूसरा कराएंगे समांतर क्रम संयोजन में, और उसके बाद जनित्र कराएंगे, मोटर कराएंगे। तो आज आप लोगों ने जो पढ़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आई, कितनी आई, इसकी जांच के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उनको आप सॉल्व करेंगे। ये फिजिक्स का चैप्टर है बेटा, थोड़ा सा ढंग से समझना और सही प्रकार से कंसंट्रेट हो गए, मतलब बिल्कुल ध्यान को केंद्रित करके पढ़ाई करना, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। इससे संबंधित मैं आपको कुछ प्रश्न लिखता हूँ बेटा। पहला है कि प्रतिरोध अनुप्रस्थ
काट पर किस प्रकार निर्भर करता है। दूसरा प्रश्न जो मैंने अभी श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ाया, श्रेणी के लाभ व हानियाँ लिखिए। किस श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग कर रहे हैं तो उससे क्या लाभ है, क्यों करते हैं, क्या मजबूरी है, वो फिर हर जगह क्यों यूज नहीं किया जाता, इसके क्या हानियाँ हैं, ये आप इन दोनों के आंसर देंगे। थोड़ा सा इसमें माइंड यूज कर लेना, लाभ हानि इसमें आपको समझ में आ जाएगा बेटा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।